इस दुनिया को तबाही के किनारे पर खड़ा कर दिया है और उसमें सबसे बड़ा योगदान डोनाल्ड ट्रंप का है। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का है। अगर इस शख्स ने ईरान पर हमला न किया होता तो आज दुनिया की आर्थिक हालत इतनी खराब न होती। भारत में तो आर्थिक हालत खराब है ही, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है किस तरह से महंगाई बेरोजगारी चरम पर है। लेकिन सोचिए, तेल और गैस को लेकर दुनिया में जो कोहराम मचा है, भारत में क्या स्थिति है वो भी समझिए। और इसके लिए कोई अगर जिम्मेदार है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू और वो तमाम लोग जो इन दोनों की चापलूसी करते हैं। आप सोचिए, अभी जानकारी मिल रही है कि अगर युद्ध समाप्त भी हो गया, जिसकी संभावना नहीं दिख रही है, तो भी होर्मुज स्ट्रीट में कम से कम आवागमन सही होने में कम से कम 2027 निकल जाएगा। मतलब 6 महीना ये क्राइसिस रहेगा। महंगाई भारत में 7वें आसमान पर है और ये सब कुछ के पीछे बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। उन भक्तों को क्या कहेंगे, हम लोग पहले से समझा रहे थे कि इस तरह के लोग जो राइट विंग के लोग होते हैं, जो राष्ट्रवाद के नाम पर दुनिया में अपनी किसी पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, यही किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आया, उसने राष्ट्रवाद की घुट्टी पिलाई अमेरिकियों को। पहले तो उसने अमेरिका में दुनिया भर के जो लोग रह रहे थे उनके खिलाफ नारा दिया, कहा कि हम इन सबको अमेरिका से बाहर भेजेंगे और बाहर भेजने की राजनीति पर वो सत्ता में आया। और नतीजा ये हुआ कि अब अमेरिकन खून की आंसू रो रहे हैं। खुद अमेरिका की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और 6 महीना कम से कम ईरान जो है वो होर्मुज से अमेरिका और इजराइल को आने जाने नहीं देगा। ईरान साफ कह रहा है कि जो प्रतिबंध हमने 45 साल झेला है वो अमेरिका कम से कम 6 महीना तो झेले, तब उसे पता चलेगा कि प्रतिबंध क्या होता है। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि सब कुछ कितना भयानक है, अमेरिका की क्या हालत हो गई है, ये आपको समझना पड़ेगा। और अमेरिका की वजह से दुनिया की हालत खराब हो रही है। ईरान पर न हमला होता, न होर्मुज बंद होता, न इस तरह के आर्थिक संकट घिरते। लेकिन सोचिए, अमेरिका की लालच, इजराइल के लालच ने, इजराइल चाहता था कि ग्रेटर इजराइल बनाए। उसने पहले फिलिस्तीन पर हमला किया, फिलिस्तीन के पास अपनी आर्मी नेवी नहीं थी। उसे लगा कि मुसलमानों को बदनाम करके हम ईरान पर भी कब्जा कर लेंगे और उसने अमेरिका को तैयार किया और अमेरिका ने हमला कर दिया। और हमले का नतीजा ये हुआ कि सोचिए, ईरान की मुकम्मल तैयारी थी। ईरान लगातार कह रहा था कि मैं वो ईरान नहीं हूं जिस पर तुम हमला करके बच जाओगे। सोचिए, 28 फरवरी तक तो होर्मुज खुला हुआ था, दुनिया में तेल और गैस जा रहा था। लेकिन होर्मुज बंद हुआ, इसकी वजह है अमेरिका और इजराइल। इजराइल को लगता था कि हमने फिलिस्तीन पर कब्जा कर लिया है, हमने लेबनान पर कब्जा कर लिया है, बमबारी कर दी है, ईरान को भी खत्म कर देंगे। अमेरिका के ट्रंप को लगता था कि हमने वेनेजुएला के राष्ट्रपति का अपहरण कर लिया, हमें ग्रीनलैंड चाहिए। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल रहा था। सोचिए, यहां तक कि चीन और रूस को भी अंदाजा नहीं था कि अमेरिका इतना कमजोर है। वो दोनों भी बहुत सोच समझकर कम से कम सीधे पंगा नहीं लेना चाहते थे अमेरिका से। लेकिन अब सारी दीवारें ढह गई है, सारी पर्दे जो हैं वो खत्म हो गए, सारा पर्दा हट गया है और ये साफ हो गया है कि अमेरिका वो नहीं है जो अब तक वो बता रहा था। ईरान ने अमेरिका की सारे किला को ध्वस्त कर दिया है, अमेरिका की सारी पोल पट्टी खुल गई है और एक ईरान ने अमेरिका की उसकी हैसियत बता दी है। लेकिन इसका सबसे असर दुनिया भर के देशों पर पड़ रहा है। सोचिए, दुनिया भर के देशों में और सबसे ज्यादा असर भारत में पड़ रहा है। भारत में गैस और तेल की किल्लत है। यहाँ के नेता सरकार जाके फादरलैंड मदरलैंड किए थे, कोई लॉन्ग विजन नहीं था। युद्ध के समय ही दुनिया भर के देशों ने अपने रास्ते क्लियर कर लिए। यूरोप ने कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जाते हैं इजराइल और मदरलैंड फादरलैंड करके आते हैं। नतीजा ये सुनिए, ये देखिए, पूरे रास्ते में 500 रुपए से ऊपर का कहीं भी तेल नहीं मिल रहा है। एक्सप्रेस वे पे फ्यूल कहीं है नहीं। इट इज इम्पॉसिबल टू गेट फ्यूल। अब मेरी रेंज हो गई है ऑलमोस्ट खत्म। मुझे इतनी गाड़ियां खड़ी दिखी हैं बिना फ्यूल के। ये देखो, अब सारी गाड़ियां खड़ी हैं, तो सबका फ्यूल खत्म है। एवरीबॉडी वेंट टू
बाय फ्यूल। बहुत बड़ी क्राइसिस है यार, व्हाट टू डू। पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, एंड माय लास्ट होप इज दैट पेट्रोल पंप, यहाँ किसी भी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल नहीं है, बंद है। अरे नहीं, फाइनली एक पंप पे तेल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। मैंने अब एसी ऑन किया है, मैं तप रहा हूँ एकदम पसीने में भी फुल ऑन पसीने से भरा हूँ। I didn't understand that. आगे वाला पंप भी बंद है, हाई वाला पंप भी बंद है, और इस पे 3 किलोमीटर का तेल बचा है। इतनी गाड़ी खड़ी है पूरे रास्ते में, कम से कम 20 गाड़ी देखे हम खड़ी है ही नहीं तेल, क्या करेगा? फिर किसी से मदद लेके जाएगा, होने पौने पैसे देगा। बच गए गुरु, बच गए भाई साहब। 1 किलोमीटर मतलब रेंज खत्म होने के बाद मैंने 30 किलोमीटर गाड़ी चलाई है, एंड टिपिकली चलती है 30 से 40 के बीच में, एसी ऑफ करके 70 की स्पीड पे लाया हूं मैं। पेट्रोल क्राइसिस इज रियल इन उत्तर प्रदेश भाई, स्पेशली इन बॉर्डर एरियाज, इट्स बैड। फॉर्चुनेटली ये कोई गांव है, यहाँ पे एक टैंक मिला है, टैंक पे फुल हो गया पेट्रोल टैंक। नाउ आई एम रिलीव्ड, नाउ वी कैन गो ऑन द एक्सप्रेस। ये हालात है, सोचिए दुनिया भर में ये हालात है, और इसके लिए सबसे ज्यादा अमेरिका और इजराइल जिम्मेदार है, बाकी वो सरकारें जिम्मेदार हैं। 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। भारत में सत्ता पक्ष प्रधानमंत्री चुनाव में व्यस्त है 5 राज्यों में, कोई बड़े इनिशिएटिव नहीं उठाए गए। यूरोप ने ईरान के साथ खड़ा होना तय किया। दुनिया का कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। दुनिया भर के देश ईरान और रूस से तेल ले रहे हैं, लेकिन भारत सरकार को अमेरिका कह रहा है कि तेल लेना है कि तेल नहीं लेना है। उसके बाद भी इस देश के टीवी अखबार में चर्चा नहीं है। वहीं कोई कॉकरोच जनता पार्टी आ जाता है टीवी, उसका एक ट्विटर अकाउंट, मतलब लगता है आपको क्या लगता है? नेशनल दस्तक बंद कर दीजिए, लोगों को चुप करा दीजिए, मीडिया में आपका गुणगान हो, क्या उससे समस्याएं हल हो जाएंगी? समस्याएं तब हल होंगी जब आप समस्याओं पर काम करेंगे। बीमारी छुपाने से घाव बढ़ता है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पेपर लीक हो रहा है। सोचिए, हमारी सामरिक शक्ति पर कोई काम ही नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दिया गया। तो सरकार भले चुनाव जीत रही है, लेकिन देश हार रहा है, गरीब हार रहे हैं। स्कूल कॉलेज की हालत खराब हो रही है, कोई पेपर लीक नहीं होता, ऐसा नहीं है। और इस देश के तमाम धन्ना सेठ, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप इस देश का एक भी नाम बताइए, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं, जो बड़े पॉलिटिशियन हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं। अब तो जो मिडिल क्लास, ये आर माधवन जो राष्ट्रवादी बनते थे, ये दुबई शिफ्ट होने जा रहे हैं। 10 करोड़ की हैसियत वाला जो भी आदमी है इस देश में, वो अपने बच्चों को मिडिल ईस्ट या यूरोप में या अमेरिका में शिफ्ट कर रहा है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठे हुए हैं। इन्हीं लोगों पर इस देश की जिम्मेदारी थी, लेकिन कौन बात करेगा? मैं फिर कह रहा हूं, ईरान ने 45 साल के प्रतिबंध झेलकर एजुकेशन के दम पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। आपके यहां क्या चल रहा है? धार्मिक हिंसा चल रही है, सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर। जातिवाद तो पहले से ही नस नस में भरा है। इस देश के 80-85% लोगों को तो पहले ही हाशिए पर डाल दिया गया है, अब उसमें मुस्लिम भी इंक्लूड हो गया है। सोचिए क्या हालत है देश की। और ये सब मैं कह रहा हूं, अमेरिका, ट्रंप जो है और इजराइल, वो भी जिम्मेदार है इसके लिए, सबसे बड़ा जिम्मेदार है वो। ये इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा। और सोचिए, जाति धर्म के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है, फंसाया जा रहा है। और इस देश का एलीट क्लास 10% जो लोग हैं, वो इस देश को छोड़कर अपना घर परिवार सब, वेदांता का मालिक पता है कहां रहता है? मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी के कितने घर होंगे विदेश में, पता है आपको? लेकिन ये तो कुछ नाम है, ये तो बड़े नाम है। चलिए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस देश का एक एक आदमी जिसकी हैसियत 10 से 15 करोड़ से ज्यादा है, वो सब विदेश सेटलमेंट हो रहे हैं।
सोचिएगा जरूर। मैं फिर कह रहा हूं कि ये फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने हमला किया था उसकी सजा है। आप दुनिया की एक बड़ी आबादी को भारत में जैसे आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, जिस तरह से इजराइल ने फिलिस्तीन पर हमला किया, उसके बाद ईरान पर हमला किया, जो इस्लामोफोबिया से, जी हाँ मुस्लिम फोबिया है, वहां इस्लामोफोबिया था, और इसी से अमेरिका ने दुनिया को गर्त में डाल दिया है, पूरी दुनिया को बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। अब एक तो युद्ध समाप्त नहीं हुआ क्योंकि ईरान अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है। सोचिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, ये सब तेहरान गया हुआ है। अमेरिका ने फिर से मसौदा भेजा, ईरान ने कहा कि वेट कीजिए मैं जवाब दूंगा। ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है कि जब तक उसको हर्जाना नहीं मिलेगा, उस पर हुए हमले की भरपाई नहीं होगी, वो होर्मुज नहीं खोलने वाला है। और कल होर्मुज खुल भी गया तो कम से कम उसको स्टेबल होने में 6 महीने लगेंगे। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।